Hello everybody. So today we are going to have with some other session and a new topic that is rightly called as void agreements. Students, we will just understand first what is void agreements. The difference between void agreements and normal agreements is altogether different. So हमने तीन चीजें की थी: valid, voidable and void. When I'm talking about valid agreement, all the terms and conditions are systematically fulfilled between the parties. तो उसको valid agreement बोलते हैं. And when I'm talking about void agreements, both the parties to the contract are at a mistake, तो फिर उसको void बोलते हैं. और voidable आपको पता ही है, एक पार्टी सही एक पार्टी गलत, तो फिर उसको voidable agreement बोलते हैं. So students, come up. There is a topic which is rightly called as void agreements today. And when I'm talking about void agreements, so these are the cases of void agreements. Is it okay? अभी generally what happens is people are very much confused about what is exactly void. ठीक है? वॉइड एग्रीमेंट्स वो है जहां पे तुमको कोर्ट का बैकअप या कोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एन बैकअप और सपोर्ट ऑफ द कोर्ट. सो दैट इज नथिंग बट वॉइड एग्रीमेंट्स. ठीक है. अभी अपने पास बहुत सारे केसेस है वॉइड एग्रीमेंट्स के. जरा चेक करो मेरे साथ में. अग्रीमेंट्स बाय इनकम्पिटेंट पर्सन. अग्रीमेंट्स बाय इनकम्पिटेंट पर्सन. इनकम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. So the person who cannot enter into contract or agreement, so that person is rightly called as an incompetent person. तो अपने पास तीन केस है जो अपने फर्स्ट चैप्टर में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था. अगर वो बंदा माइनर है, इज इट क्लियर? माइनर का मतलब होता है लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज. तो अगर वो 18 इयर्स ऑफ एज से कम है और वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. सेकेंड, अगर वो इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट हो गया है, कुछ भी पैसे नहीं बचे उसके पास, तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया. एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट इनसेन आउट हियर. इनसेन का मतलब होता है फिजिकली मेंटली वो ठीक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए. सो व्हेन द पर्सन फिजिकली और मेंटली ही इज नॉट स्टेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसको इनसेन बोलते हैं. ठीक है. तो अभी आपको क्लियर हो गया इनकम्पिटेंट पर्सन क्या है. इनकम्पिटेंट पर्सन कैन बी अ माइनर who is below 18 years of age. He can be insolvent. Insolvent is nothing but when I am talking about bankruptcy. And insane का मतलब होता है physically और mentally contract के terms and conditions को समझने के हालत में नहीं है, तो फिर उसको insane बोलते हैं. So these are the agreements which are made by incompetent person. Next is agreement of which object is unlawful. Is it clear everybody? वॉइड एग्रीमेंट्स इसको भी बोलते हैं जहां पे क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ्लैट बेच रही हूँ एंड आई एम सेलिंग दैट फ्लैट फॉर ₹5 lakhs. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? तो जब मैं वो फ्लैट आपको 5 लाख रुपए में बेच रही हूँ और आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो गए, सो व्हेन यू आर रेडी टू परचेज, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, दैट फ्लैट फॉर ₹5 lakhs, व्हाट विल हैपन हियर इज आपको मैं कंडीशन लेवी करूँ कि मैं तेरे को फ्लैट बेच रही हूँ 5 लाख का, पर यहाँ पे उस फ्लैट पे तेरे को गैम्बलिंग करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? और गैम्बलिंग करना इज एथिकली रॉन्ग. यू कैन नॉट डू दैट. इज इट क्लियर? आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है मैं गैम्बलिंग करूंगा, उसका जो भी पैसा आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे, तो ही मैं अपना फ्लैट तुझे बेचूंगी. तो ये कंडीशन पे मैं तेरे को वो फ्लैट बेच रही हूँ. तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वही गलत है. सो अग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो वो क्या हो गया? बोलो सब लोग, क्या हो गया वो? इट इज वॉइड एग्रीमेंट. ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर है सबका? अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन. और अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर मैंने तुम लोगों को किसी चीज का कंसिडरेशन दिया है, इज अ क्लियर एवरीबॉडी? तुमने नहीं दिया, इज अ क्लियर? मतलब कंसिडरेशन एक साइड से आया, दूसरे साइड से नहीं आया. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? तो उसको बोलते हैं अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन. और जो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट्स. समझा? डाउट है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई गिव यू अ कंसिडरेशन टू सेल अ पर्टिकुलर थिंग, पर तेरे पास से कंसिडरेशन नहीं आया है कि हाँ हम खरीदेंगे और आपको ये पैसा पे करेंगे. तो जब तेरे पास से वो कंसिडरेशन नहीं आया है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन. वॉइड हो जाएगा वो. इज इट क्लियर? फिर आता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अभी यहाँ पे वर्ड है रिस्ट्रेंट. बेटा रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अगेंस्ट. इट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट.
ठीक है, तो जहां पे भी रिस्ट्रेंट होगा उसका मतलब क्या होता है, इट इज अगेंस्ट। वापस एक बार देख लो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट और जो भी अग्रीमेंट तुम लोग मैरिज के अगेंस्ट पे करते हो इज अ क्लियर एवरीबॉडी, सो दैट इज नथिंग बट वॉइड एग्रीमेंट इज अ क्लियर एवरीबॉडी। उसका मतलब है जैसे अगर आप लोगों ने चाइल्ड मैरिज कर दिया, तो आपको पता है इंडिया में इफ अ बॉय एंड अ गर्ल वांट्स टू गेट मैरिड, द बॉय हैज टू बी 21 years of age and the girl has to be 18 years of age। अगर 18 से कम है या लड़का 21 से कम है तो उनका मैरिज इलीगल है, वो वैलिड नहीं है। बट दोनों पार्टीज अग्री कर रहा है, ठीक है, हमको प्रॉब्लम नहीं है ये 18 से कम है, तो वो लोग बोल रहे हैं हमको प्रॉब्लम नहीं है ये 21 से कम है, तो दोनों पार्टीज गलत है, वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। सो एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगेन रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अगेंस्ट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है अगर तुम लोगों ने किसी के साथ कोई ट्रेडिंग अग्रीमेंट किया है और तुम लोग उस ट्रेडिंग अग्रीमेंट के अगेंस्ट पे जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज ऑब्वियसली अ वॉइड एग्रीमेंट, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। मतलब जब भी हम लोग कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम ट्रेड। इज अ क्लियर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और रिस्ट्रेंट का मतलब क्या था यहाँ पे, अगेंस्ट। विल टेक अप एन एग्जांपल। देयर वर टू पीपल आउट देयर, ठीक है, दो फ्रेंड्स थे। एक का व्हाट वी कैन से एक शिप था, ठीक है, जहाज जिसको बोलते हैं, नॉट अ बिग वन, एक छोटा सा लॉन्च जैसा। Now he used to carry passengers from one place to another, is a clear everybody, टूरिस्ट को लेके जाता था, पैसेंजर्स को लेके जाता था और वो लोग पैसे कमाते थे। अभी उसने डिसाइड किया कि मुझे ये सब अभी नहीं करना है, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, मैं ये सब बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझसे अभी ये मैनेज नहीं होता है। तो उसका फ्रेंड बोल रहा है तो बंद क्यों कर रहा है, ये मुझे दे दे, आई विल कैरी ऑन योर बिजनेस, मतलब आई विल कंटिन्यू विद योर बिजनेस। So when he says कि I will continue with your business, what will happen here is agreement in restraint of marriage में is a clear everybody। यहाँ पे उसने कंडीशन लेवी किया, क्या कंडीशन था कि भाई ये जहाज है जिसको तुझे कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जहाँ पे पैसेंजर्स जा रहे हैं। उसने बोला कि आगे चल के पानी में एक ऐसा माउंटेन एरिया है, तो वहां पे इस माउंटेन एरिया के बीच में तू मेरे जहाज को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप वाटर्स है और अगर डीप वाटर्स है तो वो जहाज जो है वो डूबने का चांसेस है। तो अगर ये कंडीशन तू फॉलो करेगा तो मैं अपना जहाज तुझे दे दूंगा और तू उसमें से पैसे कमा, 60% तू रख, 40% मेरे को दे, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। द फ्रेंड अग्रीज टू इट, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। अभी एक हाथ बार क्या हो जाता है, एक टूरिस्ट आता है जो फॉरेनर है, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे उस माउंटेन एरिया के पास जाके देखना है कि एग्जैक्टली वाटर लेवल्स कैसा है, तो आप प्लीज उधर लेके जाओ। तो ये मना कर देता है, इसको कंडीशन याद आता है, इसके फ्रेंड ने बोला था कि वो वहां पे मत लेके जाना क्योंकि जहाज डूबने का चांसेस होता है। सो व्हाट दिस फॉरेनर सेड कि मैं तेरे को जो भी पैसा चाहिए या जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, तू लेके जाओ उधर, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस इज अभी कुछ पैसों के वजह से दिस पर्सन अग्रीज टू इट, इज अ क्लियर, वो अग्री करता है और उस जहाज को वो वहां पे लेके जाता है उस माउंटेन जोन में जहां पे उसके फ्रेंड ने मना किया था, इज अ क्लियर। वो जाता है, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, धीरे 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 वो यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है, वापस वहां से सेफली रिटर्न भी आ जाता है और किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। और फिर उससे एक्स्ट्रा पैसे जो उसको मिले वो अपने पास रखता है, 60-40 का परसेंटेज भूल जाता है। नाउ दैट फ्रेंड ऑफ हिज जिसने उसको अपना जहाज दिया था, उसको कहीं से ये बात पता चलती है कि ये बंदा उस माउंटेन एरिया में अपना जहाज लेके जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज वो बोलता है कि मेरे को तेरे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो खत्म करना है, बिकॉज तू मेरी बात नहीं सुना, मैंने तेरे को बोला था यहाँ पे मत लेके जा पर फिर भी तू वहां पे लेके गया। बट ही दिस फ्रेंड वाज सक्सेसफुल इन प्रूविंग इट कि मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़ा है, ठीक है, वहां पे जाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं वहां पे कितने बार जाके वापस रिटर्न आया हूँ और सेफली, मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो तू किस चीज के लिए इतना डर रहा है, एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो उसका फ्रेंड है उसने अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड किया था कौन से टर्म्स में, कि उसने यहाँ पे लेके जाने का जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं, दैट वाज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आर यू गेटिंग इट?
वो लेकर गया और वहां से सेफली वापस आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इज इट क्लियर? वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था, एवरीथिंग वाज सेफ. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? दैट वाज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो उसके फ्रेंड को अगर वो उसका 40% का शेयर दे देता जो उसने एक्स्ट्रा पैसे कमाए और 60% अपने पास रख देता तो फिर कोई इश्यू नहीं होता. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ठीक है. Next point is agreement in restraint of legal proceedings. When I am talking about agreement in restraint of legal proceedings, कोर्ट कचहरी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करने का. So you do not have to interfere in the matter of court. Is it clear? Suppose तू अकेला एक आई विटनेस है एक मर्डर का, तूने एक खून होते हुए देखा है, फाइन. So what will happen here is when you have seen that murder taking place and you are the only eyewitness over it, ठीक है, तो कोर्ट तेरे को समन भेजेगा घर पे. तो कोर्ट ने जब तेरे को समन भेजा कि भाई तू आ जा, इज इट क्लियर, तेरी गवाही दे दे, ठीक है, और जिसने खून किया है वो बंदे ने तेरे को बोला कि तू कोर्ट में मत जा, मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ, और तू उसकी बात सुन लेता है और गवाही देने नहीं जाता है, मतलब तू कोर्ट के लीगल प्रोसीडिंग के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है. आर यू गेटिंग इट? सो अगेन इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. तो अगर आप किसी भी कोर्ट कचहरी के मैटर में इन्वॉल्व होते हो, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, so that is a void agreement. You are not supposed to do that. Okay. Next is wagering agreement. Okay. थोड़ा अलग सा टर्म है but the concept is very easy. Let us deal with what is wagering agreement out here. When I am talking about wagering agreement, wagering agreement का मतलब होता है सारे bet agreements. तो जितने भी bet agreements है ना वो wagering agreements में है. So all bet agreements will be the part of wagering agreement out here. Is it clear everybody? Suppose if I tell you, चलो आज बारिश हुई तो lecture cancel हो जाएगा. Is it clear everybody? I'm sorry to take up this example in this lockdown period. But suppose imagine करो हम live lectures में हैं और हम सामने सामने हैं, एक दूसरे के lecture चल रहा है और मैं अनाउंस कर देती हूँ कि अगर बारिश बहुत जोर से हो गई तो हम lecture को cancel कर देंगे. तो ये bet agreement क्यों है बेटा? The reason is मैंने आपको एक डील किया आपके साथ कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो I'm going to cancel all the lectures. Is it clear everybody? और अगर वैसा हुआ और मैंने लेक्चर कैंसिल नहीं किया, बारिश बहुत जोरों से स्टार्ट हुई है, सब जगह पे पानी भर गया है, फिर भी मैं अपने लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ और आई एम नॉट कैंसिलिंग द लेक्चर्स, सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ इट? मैंने अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ा. ठीक है, मैंने अपने बात को फुलफिल नहीं किया, मैंने जो कंडीशन बोला वो मैंने फुलफिल नहीं किया, तो तू क्या मेरे को कोर्ट में लेके जा सकता है? यू पीपल कैन नॉट टेक मी टू द कोर्ट. दैट इज सो इजी एंड दैट इज व्हाई wagering agreement is under void agreements. So this is what I'm talking about, wagering agreement. Okay. Next is impossible agreement. Impossible agreement का मतलब है सपोज अगर मैंने तेरे को बोला कि I'll give you 1 लाख रुपीस, चल इंडियन ओशन स्विम करके वापस आ. Is it clear everybody? और आपने अग्री भी किया. बेटा अच्छे प्रोफेशनल स्विमर्स भी इंडियन ओशन को स्विम करके वापस नहीं आ सकते हैं और तू उस चीज पे अग्री कर रहा है. So what will happen if you are agreeing to that particular thing? It will become a impossible agreement. क्योंकि तुझे भी पता है कि इंडियन ओशन को स्विम करना आसान नहीं है और मुझे भी पता है कि इंडियन ओशन को स्विम करके आना आसान नहीं है. So this becomes what? It becomes an impossible agreement. समझ में आ गया? तो impossible agreement भी किस में जाएगा? Void agreements में जाएगा. ठीक है? So let us understand once again what is a void agreement. Void agreements जहाँ पे you do not have any backup of court, is a clear everybody, or law. ठीक है? Both the parties to the contract are at a mistake, so it will become a void agreement. The first case that is agreements by incompetent person. Incompetent person में 3 लोग आते हैं. Minor है, insolvent है और insane है. Minor जो 18 years से कम है, insolvent जो bankrupt है, insane जो physically और mentally ठीक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए. तो ये तीनों कैटेगरीज किस में जाएगा? इनकॉम्पिटेंट पर्सन में जाएगा. सेकंड है अग्रीमेंट ऑफ व्हिच ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा सो दैट यू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है ना वो ही अनलॉफुल है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं. सो अग्रीमेंट ऑफ व्हिच ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्पस. मैंने आपको गैम्बलिंग वाला एग्जांपल दिया कि मैं आपको घर बेच रही हूँ पर कंडीशन लेवी कर रही हूँ कि यहाँ पे तेरे को गैम्बलिंग करना पड़ेगा और गैम्बलिंग करके जो भी पैसा मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा.
तो तू भी गलत मैं भी गलत, अगर तू एक्सेप्ट करता है तो किसमें जाएगा वो वॉइड एग्रीमेंट में। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, हमने अग्रीमेंट में एंटर किया पर उस अग्रीमेंट पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, एक पार्टी कंसिडरेशन देता है दूसरा नहीं देता है, फिर से ये क्या हो गया, इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैंने आपको रिस्ट्रेंट का मीनिंग यहाँ पे ब्लू में लिखा है, जरा चेक करो, इट मींस अगेंस्ट, इज इट क्लियर, खिलाफ, हिंदी में उसको बोलते हैं खिलाफ। सो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर तुम लोग मैरिज के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ जाते हो तो उसको अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बोलते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट अगेन इज अगेंस्ट, और ट्रेड का मतलब होता है जो दो पार्टीज बिजनेस डील्स में साथ में आते हैं, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, और उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इज अ क्लियर एवरीबॉडी। Beta, in this many cases related to companies and joint stock companies, agreement in restraint of trade goes and becomes void agreements. Is it clear? So you need to be very careful for this. Agreement in restraint of legal proceedings. Agreement in restraint of legal proceedings का मतलब है कोर्ट कचहरी के मैटर में इंटरफियर करना, इज अ क्लियर, या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करना, सो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आप जब भी कोर्ट कचहरी के मैटर में इंटरफियर करने की कोशिश करते हो तो फिर उसको अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया था, याद है आपको? बताओ मुझे जरा, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? वेयर यू आर ओनली एन आई विटनेस ऑफ अ मर्डर, कोर्ट आपको समन भेजता है, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, और कोर्ट आपको समन्स भेजने के बाद सामने वाला पार्टी आपको पैसे खिलाता है कि तू मेरे खिलाफ गवाही के लिए मत जा, और तू उसकी बात सुन के गवाही नहीं देता है, सो दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तू भी गलत सामने वाला पार्टी भी गलत, सो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट, अपने लेक्चर कैंसिल वाला एग्जांपल, या यू कैन टेक डाउन कोई भी मैच में अगर तुम लोग बेट लगाते हो आज इंडिया जीतेगा, आज पाकिस्तान जीतेगा, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, और जीता तो तेरे को 500 रुपए और मैंने 500 रुपए देने से मना कर दिया, तो वो 500 रुपए के लिए तू मुझे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता है, बिकॉज इट्स अ वेजरिंग अग्रीमेंट, एंड ऑल वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर बेट अग्रीमेंट्स एंड दे आर वॉइड अग्रीमेंट्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज इम्पॉसिबल अग्रीमेंट। इम्पॉसिबल अग्रीमेंट का मतलब होता है कि सपोज अगर मैं तेरे को बोल रही हूँ कुछ जादू कर और मेरे को बहुत सारे पैसे लाके दे दे, इज अ क्लियर, तू हाँ बोल देता है, मतलब मैं भी पागल और तू भी पागल, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेजर जो है, वेल्थ जो है, वो मैजिक से नहीं आ सकता है, और ट्रेजर और वेल्थ अगर तू मैजिक से क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो फिर दैट इज एन इम्पॉसिबल अग्रीमेंट। यहाँ पे तू भी गलत है मैं भी गलत हूँ, सो इट बिकम्स एन इम्पॉसिबल अग्रीमेंट। ओके, सो जस्ट हैव अ शॉर्ट रिविजन ऑफ ऑल द पॉइंटर्स वंस अगेन। चेक void agreements, agreements by incompetent person, and the cases are minor, insolvent and insane. Minor below 18 years, insolvent जो bankrupt है, और insane physically और mentally contract के terms and conditions को समझने के हालत में नहीं है। Agreement of which object is unlawful, object का मतलब है उसका purpose ही गलत है या उसका purpose ही unlawful है। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे सामने वाला पार्टी कंसिडरेशन नहीं देता है, दैट इज अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अगेंस्ट, तो अब मैरिज के अगेंस्ट किसी भी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट्स में जाएगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब अगर आप किसी भी पार्टी के साथ ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स में आते हो, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, सो वो उसके खिलाफ हो जाएगा, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आप कोर्ट कचहरी के मैटर में इंटरफियर करते हो तो फिर दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ऑल बेट अग्रीमेंट्स आर वेजरिंग अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स, एंड इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स का मतलब है जो कोर्ट हमको अलाउ नहीं करता है। स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर दैट आई हैव मिस्ड हियर, आई जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड. That is point number 9. Okay, so this is agreements that are against or opposed to public policy. Agreements that are opposed to public policy, मेरे next वीडियो में आपको नजर आएगा कि opposed to public policy में कौन सी सारी चीजें आती है। Is it clear everybody? फिलहाल ये समझ लो
अग्रीमेंट्स दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जो सोसाइटी के खिलाफ है, जो तुम नहीं कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है जो तुमको मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली पता चलेगा। सो अग्रीमेंट्स दैट आर अपोज टू पॉलिसी का मतलब होता है विच आर अगेंस्ट द सोसाइटी। इज अ क्लियर एवरीबडी। गैम्बलिंग करना इज अ क्लियर एवरीबडी। कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर कुछ करना इज अ क्लियर एवरीबडी। Anything, there are many things that we are going to learn under opposed to public policy. Opposed to public policy का मतलब है whenever and when in all particular things you are going against the society, against the law, तो फिर उसको agreements which are opposed to public policy ऐसा कहा जाएगा। Is it okay everybody? So this is nothing but agreements that are opposed to public policy. ठीक है? तो ये है तुम्हारे list of void agreements. मैं एक आध एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आप मुझे बताओ करके ये लिस्ट में से वो किस में जाएगा। ओके, एक छोटा सा रिवीजन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आज के टॉपिक में वॉइड एग्रीमेंट्स में मिसने हम लोगों को कौन सी चीजें बताई। ओके, फॉर एग्जाम्पल we'll just take up an example everyone. Okay, this is a person and his name is Mr. Ram. Fine, ये राम है और राम जो है एक बंदे के साथ अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सपोज राम आपके साथ अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, यू हैव नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, आपने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। सो व्हाट विल हैपन हियर इज स्टिल राम इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू और आपने किसी भी तरह का कुछ गलती कर दिया। सो इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन द कॉन्ट्रैक्ट विद बिटवीन यू एंड राम, व्हाट विल हैपन हियर इज राम ने आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, अभी जब कोर्ट में केस खड़ा हुआ तो आपने कोर्ट में माइनॉरिटी प्लीड किया कि राम को समझ में आना चाहिए था, मैं तो माइनर था। इज अ क्लियर एवरीबॉडी? कोर्ट ने ये पर्टिकुलर डिसीजन या ये कोर्ट ने ये पर्टिकुलर केस आपके फेवर में दिया और राम नहीं जीत पाया। Why Ram was not able to win? Because he was going against the law. ये जो कर रहा था वो था void agreement. Any guesses students? Void agreement. Ram was a major, आप minor थे, आपने गलती की, राम ने आपको कोर्ट में लेकर गया, कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया, तो ये void agreements में के लिस्ट में आप ये चीज कहाँ पर पुट डाउन करोगे? Come on, tell me. Incompetent person आएगा, unlawful आएगा, consideration, marriage, trade, legal proceedings, wagering, impossible, opposed to public policy, आप इसको कहाँ पे put down करोगे? राम वाला जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। So you are going to put down this. Yes, you are going to put down this where in case of incompetent person. Is it clear everybody? तो आप ये जो चीज है वो incompetent person में लेकर आओगे। Is it clear everybody? Why? Because Ram was major and you were a minor. Is it clear everybody? तो आप में और राम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो अग्रीमेंट था दैट वाज अ void agreement. Clear everybody? So this is what I'm talking about, the topic of void agreements. I'm just getting a side. आप ये सारे पॉइंटर्स एक बार फिर से देख लो। Bye everyone.